जय हिंद। आज हम सभी लोग अग्निवीर मॉडल पेपर 1 सॉल्व करेंगे, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 25 है। जो भी विद्यार्थी अग्निवीर की परीक्षा में बैठेंगे, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये आपका सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। यहाँ से बहुत सारे सवाल आपके मैच करेंगे। अगर आप लोग के द्वारा सपोर्ट किया गया तो हम कंटिन्यू वीडियो इस चैनल पर अपलोड करते रहेंगे और आप लोग की परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई का अनुपात है। दोस्तों, सबको पता है कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा है, और तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यानी ऑप्शन में देखिएगा 3:2 ऑप्शन नंबर बी में है, यानी हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। कन्फर्म हो गया। अगर क्वेश्चन में कहता है कि तिरंगे के चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है, तो देखिएगा क्वेश्चन में चौड़ाई पहले कहता है, लंबाई बाद में कहता है, तो हम लोग का आंसर 2:3 हो जाएगा। लेकिन लंबाई और चौड़ाई की बात करता है तो 3:2। कन्फर्म हो गया। सबको पता है कि हमारे देश भारत देश का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा है। इसी क्रम में दोस्तों हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, किस संविधान संशोधन द्वारा वस्तु एवं सेवा कर, जिसे हम जीएसटी कहते हैं, को संविधान में जगह दिया गया। यानी वस्तु एवं सेवा कर, जिसे हम क्या बोलते हैं, जीएसटी बोलते हैं, गुड्स सर्विस टैक्स बोलते हैं। तो जीएसटी को किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में ऐड किया गया, इंक्लूड किया गया, यानी जोड़ा गया। सबको पता होगा कि वस्तु एवं सेवा कर 122वां संशोधन विधेयक था, लेकिन ये संशोधन चौथा संशोधन था, तो 101वां संशोधन था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं जीएसटी दिवस की, तो सबको पता होगा प्रत्येक वर्ष जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। कन्फर्म हो गया ना। इसी क्रम में हम लोग अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हम लोग का तीसरा सवाल, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष, पदेन शब्द का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति पहले से किसी पद पे हो, उसके साथ साथ, ठीक है, नीति आयोग का भी क्या हो, अध्यक्ष हो, उसे पदेन, उसके लिए पदेन शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। सबको पता है नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। यानी सही जवाब हम लोग का ऑप्शन नंबर ए है। और भी यहाँ से कुछ सवाल आप जुटा सकते हैं। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, नरेंद्र मोदी। क्योंकि जब नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को अस्तित्व में आया, तो उस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। इसलिए नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन कहलाएंगे, नरेंद्र मोदी कहलाएंगे। अब वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो वर्तमान में भी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन कहलाएंगे, नरेंद्र मोदी कहलाएंगे। और नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। कन्फर्म हो गया। राष्ट्रपति के बारे में सब लोग जानते होंगे। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का क्या होता है, सर्वोच्च सेनापति होता है। वित्त मंत्री वित्त मंत्रालय को देखता है। उपराष्ट्रपति जानते ही होंगे आप सभी लोग। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। चौथा सवाल है, सॉरी। वर्तमान भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। वर्तमान भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो वर्तमान भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। सबको पता होगा 25वां उच्च न्यायालय आपका आंध्र प्रदेश का है, ठीक है ना। तो टोटल उच्च न्यायालयों की संख्या, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट की संख्या 25 है, ठीक है ना। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 5 नंबर, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का सभापति देश का उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का सभापति देश का उपराष्ट्रपति होता है। कन्फर्म हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, ठीक है ना। वर्तमान में राज्यसभा का सभापति कौन है। तो जो वर्तमान में देश का उपराष्ट्रपति होगा, वही राज्यसभा का सभापति होगा। कन्फर्म हो गया। तो वर्तमान में देश का उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। यानी जगदीप धनखड़ ही क्या है, राज्यसभा के वर्तमान में सभापति हैं। लेकिन राज्यसभा का सभापति कौन होता है, तो देश का उपराष्ट्रपति होता है। वर्तमान में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, इसलिए वर्तमान में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ कहलाएंगे। इसी क्रम में हम लोग अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोग का 6 नंबर, वर्तमान में मौलिक अधिकारों
मौलिक अधिकार कितने हैं, तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। मौलिक कर्तव्य पूछता है तो 11 है। मौलिक अधिकार पूछा है तो आप 6 बताएंगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब है, ठीक है। पहले मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन जो 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। यानी मौलिक अधिकार मतलब मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया, तो इसलिए वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या, मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है। इसी क्रम में हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, 7 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष सबको पता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। अब वही संविधान सभा के अस्थायी सदस्य की बात करते हैं, अस्थायी अध्यक्ष की बात करते हैं तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। वही संविधान सभा के प्रारूप समिति की बात करते हैं तो संविधान सभा के प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। वही संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार की बात करते हैं तो BN रावत थे, ठीक है ना। इसी क्रम में हम लोग अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हम लोग का सरदार सरोवर परियोजना, 8 नंबर सवाल है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पे बनाया गया। सरदार सरोवर परियोजना आपका नर्मदा नदी पे बनाया गया, गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पे बनाया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पे। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, कंफर्म हो गया। चलिए, कृष्णा नदी पे एक महत्वपूर्ण बांध है नागार्जुन बांध, तो नागार्जुन बांध किस राज्य में है, तो कृष्णा नदी पे है। अगर वही कावेरी नदी की बात करता है तो कावेरी नदी पे जो बांध है वो आपका मैटूर बांध है, ठीक है ना। पूछता है मैटूर बांध किस नदी पे है, तो कावेरी नदी पे है, कन्फर्म हो गया। और कावेरी नदी जल विवाद भी चलता है, कावेरी नदी के जल को लेकर 2 राज्यों में विवाद चलता है, तो किन 2 राज्यों के बीच, तमिलनाडु और कर्नाटक बीच, आप कर सकते हैं कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच। इसी क्रम में हम लोग का अगला सवाल है, गंगटोक किस राज्य की राजधानी है, तो गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। ऑप्शन नंबर C सही है, ठीक है, सिक्किम की राजधानी है, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। और वही आप सब लोग जानते होंगे सिक्किम में एक नाथुला दर्रा है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है नाथुला दर्रा किस राज्य में, सिक्किम में है, कन्फर्म हो गया। तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10वां सवाल है, सबसे पुराना वेद कौन सा है। सबसे पुराना वेद आपका ऋग्वेद है, सबको पता है ना, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। गायत्री मंत्र का भी वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या 10 है, बहुत ज़्यादा पूछता है। सबसे प्राचीन वेद है, सबसे पुराना वेद है। इसी में साम वेद है, साम वेद को संगीत का जनक माना जाता है। अगर आपसे पूछता है संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है, संगीत का जनक साम वेद को माना जाता है। अगर वही आपसे पूछता है किस वेद में यज्ञ संबंधित विधान का प्रावधान है, तो यजुर्वेद में। किस वेद में जादू टोने और अंधविश्वास का वर्णन है, तो अथर्ववेद में। इसी क्रम में हम लोग अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हम लोग का, बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे। सबको पता है बाणभट्ट एक इनकी रचना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, हर्ष चरित्र। तो पूछता है हर्ष चरित्र के लेखक कौन है, तो बाणभट्ट है। और ये बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि, तो सबको पता है ये बाणभट्ट हर्षवर्धन राजा के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर D सही जवाब है। और हर्षवर्धन वर्धन वंश का शासक था, ठीक है ना। इसी क्रम हम अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है 12 नंबर, वर्तमान में G20 की मेज़बानी किस देश के पास है। दोस्तों बहुत गर्व की बात है कि वर्तमान में G20 की मेज़बानी आपका भारत देश यानी हम ही लोग के पास है, भारत के पास है, ठीक है। इसकी तमाम बैठकें चल रही हैं भारत में, ठीक है। और G20 में 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है, ठीक है ना। तो अगले सवाल पे हम लोग आते हैं। अगला सवाल है हम लोग का 13 नंबर सवाल है, पानीपत की लड़ाई कब हुई थी। तो पानीपत की लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है किसी भी परीक्षा के लिए, खासकर ये आर्मी में कई बार पूछा हुआ है। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में हुई थी, किसके किसके बीच दोस्तों, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर आपका अफगान वंश का शासक था, इब्राहिम लोदी लोदी वंश का शासक था। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में पानीपत की पहली यानी प्रथम लड़ाई हुई थी, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। और बाबर ने जीतने के बाद भारत में मुगल वंश की नींव रखी थी और मुगल वंश का पहला शासक बना था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर A सही है। हम लोग दूसरे सवाल पे आते हैं। हाँ, ऑप्शन नंबर B है, B में पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी और पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में।
1757 है, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, हम आगे बताएंगे, ठीक है ना। इसी क्रम में हम लोग का अगला सवाल है, ध्यान दीजिएगा, पोंगल किस राज्य से संबंधित है? पोंगल किस राज्य से? पोंगल आप सभी को पता होगा तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, ठीक है ना। और वही ओणम पूछता है तो ओणम केरल राज्य से संबंधित है। बिहू पूछता है, बिहू असम से है। और वही यक्षगान पूछता है तो कर्नाटक से है। इसी क्रम में हम लोग अगले सवाल पे आते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? दोस्तों ये बच्चा जानता है कि रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। भारतीय क्रिकेट का रीढ़ का हड्डी कहा जाता है रणजी ट्रॉफी को, रणजी टूर्नामेंट को, ठीक है ना। सारे खिलाड़ी इसी से होके गुजरते हैं। तो रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? आपका रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। बाकी हम अन्य खेलों के बारे में आगे जानकारी देंगे। तो इसी क्रम में हम लोग का अगला सवाल है हम लोग का मोतियाबिंद संबंधित है। मोतियाबिंद आपका आँख से संबंधित रोग है, सबको पता होगा, अक्सर आप लोग सुनते होंगे मोतियाबिंद जो रोग होता है आँख से संबंधित रोग है। तो आप सभी को कन्फर्म होना चाहिए, इसमें आँख का लेंस खराब हो जाता है, धुंधला हो जाता है, तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन करके और नया लेंस आपके आँखों में लगता है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? सबको पता है दोस्तों, विटामिन डी की पता है, चाहे नहीं भी पता होगा तो हम बता देते हैं, विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, सूखा रोग, ठीक है ना। तो हम लोग का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। और बेरी ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो सबको मतलब मालूम होना चाहिए, बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, ठीक है ना। और खून की कमी से एनीमिया रोग होता है, सबको पता होगा। इसी क्रम में हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण आपका अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा को बोन मैरो बोलते हैं अंग्रेजी में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। वही रक्त या लाल रक्त कणिकाओं की मृत्यु कहाँ होती है? तो लाल रक्त कणिकाओं की मृत्यु प्लीहा में होती है। ब्रिक मतलब किडनी में रक्त का शुद्धिकरण होता है। यकृत को आप जानते ही होंगे लीवर बोलते हैं। एक सवाल पूछा जाता है कि अगर ज्वाइंटिस होने पर मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मानव शरीर का यकृत अंग प्रभावित होता है। यकृत मतलब लीवर होता है, ठीक है ना। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। पेसमेकर किससे संबंधित है? पेसमेकर एक डिवाइस होता है, आप देखे होंगे, जो हृदय गति से संबंधित बीमारी को ठीक करने के लिए, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हृदय मतलब हार्ट, पेसमेकर का संबंध किससे? हृदय से। बाकी आप लोग आगे बताया जाएगा, बहुत सारी जानकारी देंगे हम आप सभी को। हमारा अगला सवाल है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन? सब लोग जानते होंगे रक्त का थक्का बनाने में विटामिन के की अहम भूमिका होती है। यानी रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है ना। विटामिन के सहायक होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही है, विटामिन के, ठीक है ना। और इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग का सवाल है, ध्यान दीजिएगा। चलिए दोस्तों, बीटी कल्चर किससे संबंधित है? बीटी कल्चर समझ रहे हैं ना दोस्तों, बीटी कल्चर किससे संबंधित है? तो बीटी कल्चर अंगूर की खेती से संबंधित है। अंगूर का एक व्यापारिक स्तर पे बड़े लेवल पे अंगूर की खेती करना क्या कहलाता है? बीटी कल्चर कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आप सभी को बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, ऑप्शन नंबर इसमें डी है, मधुमक्खी पालन। ये यहाँ से भी एक सवाल तैयार कर सकते हैं, व्यापारिक स्तर पे मधुमक्खियों का पाला जाना क्या कहलाता है? एपी कल्चर कहलाता है, ठीक है ना दोस्तों।
चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अगला हमारा सवाल है, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि फीमर होती है। अस्थि मतलब हड्डी, तो मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी क्या होती है? फीमर होती है, फीमर, जो जंघे में पाई जाती है। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है, जो कान में पाई जाती है। कन्फर्म हो गया। और टीबिया हड्डी सब लोग जानते होंगे पैर में पाई जाती है। तो यानी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पानी में घुलनशील विटामिन है, तो दोस्तों आप सभी को पता होगा पानी में घुलनशील विटामिन आपका बी होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, सबको पता होना चाहिए, ठीक है ना। पानी में घुलनशील विटामिन बी होता है, ठीक है। और बाकी बी और सी पानी में घुलता है, बाकी सब वसा में घुलता है। तो सी तो दिया नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है, ठीक है ना। तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 24 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस मतलब कोशिका का ऊर्जा घर किसे बोलते हैं? सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो जान जाइए। कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, ठीक है ना। कन्फर्म हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं। कोशिका मानव शरीर की सबसे सूक्ष्म रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है ना। इसी क्रम में हम लोग अपना अगला और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मनुष्य के शरीर में आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। घेंगा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं दोस्तों? ग्वाइटर रोग बोलते हैं, ठीक है ना। तो मनुष्य में आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। हम लोग को आयोडीन कहाँ से मिलता है? जो हम लोग अपने घरों में नमक इस्तेमाल करते हैं, वहाँ से आयोडीन की पूर्ति हो जाती है, ठीक है ना। और आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, यानी जब आयोडीन की कमी होगी तो हमारे गले से होकर थायराइड ग्रंथियाँ जाती हैं, थायराइड ग्रंथियों से थायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्राव होता है। जब हमारे शरीर में आयोडीन की कमी होगी तो थायराइड ग्रंथियों में थायरॉक्सिन हार्मोन्स का स्राव नहीं हो पाएगा और वो ग्रंथियाँ सूज जाएंगी, फूल जाएंगी। उसी को क्या बोलते हैं? घेंगा रोग बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम इसी क्रम में और भी अग्निवीर का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन लेकर आने वाले हैं। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ये मेरा पहला वीडियो था, तो हम आगे और भी बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। तो इसी के साथ जय हिंद दोस्तों।